नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 8। ठीक है, अभी तक हम एनसीईआरटी जो थी क्लास 6 और क्लास 7 की फाइनली एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 के एक दो चैप्टर शायद बचे हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे, अपलोड करना बाकी है। ठीक है, तो क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है वो हमारे अतीत भाग 3। अभी तक भाग 1 भाग 2 हम भाग 1 क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, भाग 2 यानी कि हमारे अतीत 2 वो क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, और हमारे अतीत 3 यानी कि भाग 3 अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक होगा यानी कि हमारा जो पहला अध्याय है वो होगा कैसे, कब और कहाँ, हु, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कैसे, कब और कहाँ। कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, ये तीन जो हमारे टॉपिक के जो एक अध्याय से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो अध्याय है यानी कि चैप्टर 1 कब, कैसे और कहाँ। ठीक है, तो इसका हम परिचय जान लेते हैं कि इसका इस सब्जेक्ट से क्या इसका परिचय है, यानी कि इसका इस सब्जेक्ट से हम ये जो चैप्टर है हमारा अध्याय, हम इससे क्या सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि इतिहास वह विषय है जो हमारे अतीत के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यानी कि इतिहास वह विषय है जो हमारे अतीत के बारे में क्या जानकारी देता है। ठीक, इतिहास के माध्यम से हम यह समझते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे। ठीक है, यानी कि पहले लोग कैसे रहते थे। ठीक है, उनका जो शासन था वो कैसा था, उनका जो समाज था वो कैसा था, उस समाज में कौन कौन लोग रहते थे और उस समाज में कौन कौन से परिवर्तन आए। ठीक है, परिवर्तन आए तो जो आज की जो स्थिति है, इस स्थिति से हम अगर कंपेयर करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर हम ये भी देखते हैं कि इस अध्याय में हम जानेंगे कि इतिहासकार अतीत को कैसे समझते थे, यानी कि जो बड़े बड़े श्रोता इतिहासकार थे वो हमारे अतीत को कैसे समझते थे, कैसे उसका विश्लेषण करते थे, वो चीज़ हम आज समझते हैं। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन आया कि कब, कैसे, कब और कहाँ। तो आज हम इसके बारे में चर्चा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी है, यानी जो इतिहास है वो हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, अगर पढ़ना ज़रूरी है तो हमें उससे क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है, इसलिए हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और समाज में आए परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं, यानी कि इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो समाज में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, पहले क्या परिवर्तन थे, तो उन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसे कि वर्तमान समस्या की जड़ें समझ में आती हैं, यानी कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को जब पढ़ के हम उसका विश्लेषण करते हैं तो जो हमारे वर्तमान में जो समस्या आती हैं तो उसको हम विश्लेषण करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये हमारे इतिहासकार में पहले चीज़ें होती थी। ठीक है, यानी कि वर्तमान समस्याओं को क्या है हम जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भविष्य के लिए सही सही निर्णय लेने में क्या होती, मदद मिलती, यानी कि हम भविष्य में कोई काम या कार्य करते हैं तो हम इतिहासकार को जब जानते हैं तो उसका भविष्य हमें पता चल जाता है कि ये जब हम कार्य करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो इतिहास काल केवल राजाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि कहानी नहीं थी, बल्कि आम लोगों की एक जीवन कहानी थी, यानी कि जो इतिहास था वो केवल राजा महाराजाओं के युद्ध का विश्लेषण नहीं है, वो आम लोगों की जीवन की एक कहानी भी बताता है कि हमें इतिहास में आम लोगों की जो कहानी थी, जो जीवन यापन था वो कैसे था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि यानी कैसे। ठीक है, शुरुआत करते हैं कैसे। इतिहास में कैसे का मतलब क्या होता है, यानी कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये तीन टॉपिक जो हैं इस अध्याय में। ठीक है, कैसे का मतलब होता है घटनाएं किस प्रकार हुई, यानी कि किस प्रकार हुई, कैसे हुई। ठीक है, बदलाव धीरे धीरे आए या अचानक से आए, यानी कि जो बदलाव देखने को मिले हैं इतिहास में वो धीरे धीरे आए या अचानक आए।
तो कैसे आए, ठीक है। समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में परिवर्तन कैसे हुआ, यानी कि समाज, ठीक है, अर्थव्यवस्था और राजनीति में परिवर्तन कैसे देखने को मिले, ठीक है। अब उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो अंग्रेज भारत में क्या है, अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए और क्या हुए, धीरे धीरे शासक बनकर रह गए। यानी कि जो अंग्रेज लोग जो थे, ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज आए थे वो क्या थे, वो व्यापार करने आए थे, यानी कि हमारे भारत देश में व्यापार करने आए थे। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे व्यापार करना चालू किया, फिर धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाया, भारत में गोदाम बनाया, जैसे सूरत जैसे शहरों में उन्होंने एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया, वहाँ पे अपना धीरे धीरे वर्चस्व फैलाया। फिर धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ वो लोग क्या करने लगे, राजनीति भी करने लगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कब, यानी कब का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कब का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कब से क्या तात्पर्य है, जिससे कि जो घटना हुई, जो इतिहासकार में जो घटना होती कब हुई, जैसे कि हम बातें नहीं कि 1800 जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, तो ये हम चीज़ें तभी समझ पाएंगे जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कब यानी कि घटना किस समय हुई, घटना किस समय हुई, कौन सा वर्ष या काल था, यानी कि जो वर्ष था वो कौन सा था, कौन सा काल था, ठीक है। तो इतिहास में समय को समझना बहुत जरूरी, इतिहास जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या होता है, घटनाओं को क्रम से हम समझ सकते हैं। यानी कि जो इतिहास जो है उसको जो क्रम में जो युद्ध हुए हैं, जो परिवर्तन हुए, उसको हम क्रम में समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो घटनाएं हुई उसको हम क्रम से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से युद्ध किस क्रम में हुए, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो दो चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था वो हुआ था 1857 में, ठीक है। यानी कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो हुआ था 1857 में। अब इसी तरह अगर भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो वो हुआ था 1947 यानी 1947 में। तो ये एक घटनाक्रम के रूप में एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, क्या केवल तारीख याद करना ही पर्याप्त है, यानी कि जो इतिहास है, इतिहास के सिर्फ हमें तारीख ही याद करना जरूरी होता है, या उसका उस तारीख में जो युद्ध है उसका विश्लेषण भी करना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इतिहास में केवल तारीख याद करना काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी समझना होगा जो घटना हुई थी, यानी कि जो उस तारीख में जो घटना हुई थी वो क्यों हुई थी, किस कारण हुई थी। तो जब घटना हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ था, जो घटना हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ था, ठीक है। जैसे कि घटना क्यों हुई, ठीक है, हुई तो उसका क्या कारण था और उसका अंतिम जो था उसका परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। इसीलिए इतिहास में कारण और परिणाम क्या होता, दोनों देखे जाते हैं। इतिहास में क्या होता है, कारण और परिणाम दोनों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ, यानी कहाँ का अर्थ क्या होता है, ठीक। अब कहाँ यानी कि जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी, किस स्थान पे हुई थी, ठीक है। यानी कि जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी और किस स्थान पे हुई थी, किस स्थान पे हुई थी, ठीक है। कौन सा क्षेत्र था, कौन सा गांव था और कौन सा शहर या कौन सा देश था। तो ये चीज़ें हमारे लिए माने होता है कि कहाँ का मतलब ये हुआ कि किस क्षेत्र में हुआ, किस गांव में हुआ, किस शहर में हुआ और किस देश में हुआ। तो कहाँ का अर्थ यही होता है कि घटना कहाँ हुई, किस क्षेत्र में हुई, ठीक। स्थान बदलने से क्या होता था, इतिहास की कहानी भी क्या होती थी, बदल जाती थी। यानी कि जब राजा महाराजा लोग जब स्थान बदलते थे तो वहाँ की जो कहानी होती थी वो भी बदल जाती थी, क्योंकि वहाँ पे परिणाम भी बदल जाता था, ठीक। अंग्रेज़ों का शासन भारत के अलग अलग हिस्सों में, जो अंग्रेज़ों का शासन था वो भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ था, फैल गया था। जब अलग अलग हिस्सों में फैल गया तो वो क्या हुआ, एक राजनीतिक षड्यंत्र रचना चालू की अंग्रेज़ लोगों ने, ठीक है। तो जैसे कि इतिहास में भी जो विभाजन का जो काल है, जो हम काल विभाजन पर जो हम
काल विभाजन पढ़ते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, इतिहासकारों ने समय को समझने के लिए उसे अलग अलग भागों में बांटा, जिसे हम क्या कहते हैं, काल विभाजन। यानी कि इतिहासकारों ने जो घटनाएं हों उनको क्या हुआ, अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है, तो अलग अलग जब भागों में बांटा तो वो क्या हो गया, काल विभाजन हो गया, जिससे कि हमें समझने में क्या होता, आसानी होती। ठीक है, यानी कि जिससे कि हम बात करते हैं कि जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो क्या किए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। नंबर एक प्राचीन काल, ठीक है, नंबर 2 मध्यकाल, नंबर 3 आधुनिक काल। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश काल के जो लोग थे अंग्रेज, उन्होंने भारत को तीन इतिहासों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अब इस काल विभाजन की समस्याएं क्या थी, जो काल का जो विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद उनकी क्या समस्या हुई, विभाजन पूरी तरह से सही था या नहीं था तो क्यों नहीं था, तो वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजों ने अपने हिसाब से काल विभाजन किया तो अपने ही अनुरूप करेंगे, ना कि हमारे और आपके अनुरूप करेंगे, ना कि वो भारत सरकार के भारत के अनुरूप करेंगे, वो अपने अनुरूप किए। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था वो क्या था, भारत के प्रति सही नहीं था। यानी इससे क्या हुआ, भारतीय समाज के आंतरिक बदलाव जो हुए वो ढंग से देखने को नहीं मिले। ठीक है, यानी कि जो भारतीय समाज का जो आंतरिक बदलाव हुआ जब काल विभाजन किया अंग्रेजों लोगों ने, तो वो भारतीय समाज के आंतरिक जो बदलाव हुआ वो सही ढंग से नहीं हुआ। ठीक है, इससे ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों ने शासन कर लिया हो। ठीक है, यानी इससे ये लगता है कि अंग्रेजों ने ही अपना शासन कर लिया, अपना वर्चस्व जमा लिया, वो अपने हिसाब से ही सारा कार्यभार देख रहे हैं भारतीय का। ठीक है, तो ये काल विभाजन की समस्याएं थी। ठीक है, जबकि आधुनिकता का मतलब केवल अंग्रेजी शासन नहीं होता था। यानी जो आधुनिकता होती थी उसका ये मतलब नहीं होता था सिर्फ अंग्रेज ही शासन करेगा, अंग्रेज का ही शासन होता। आधुनिकता का मतलब होता था एक समानता, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी वो एक समानता। लेकिन अंग्रेज लोग जो रहते थे वो हमेशा भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे कि भारतीय जो एकता होती थी वो एक समान ना हो पाए। तो अंग्रेजों का यही काम था, फूट डालो और राज करो। ठीक है, अब आधुनिक काल का सही अर्थ क्या था, यानी कि जो आधुनिक काल था उसका सही मायने क्या था, उसका सही अर्थ क्या था। ठीक है, आधुनिक काल वह समय है जब क्या होता था, नए विचार आए, नई तकनीकी आई और नई शिक्षा और नई प्रशासन और नए अर्थव्यवस्था में बदलाव दिखे। यानी कि जो आधुनिक काल का जो सही अर्थ था वो ये था कि जो आधुनिक काल आएगा, नए विचार आएंगे, नई तकनीकी आएंगी। जब नए विचार आएंगे तो नई नई तकनीकी आएंगी, नई नई तकनीकी आएंगे तो शिक्षा का एक महत्व बढ़ेगा, शिक्षा में भाई नई नई तकनीकी का प्रयोग होगा। और प्रशासन जो है, प्रशासनिक जो चीज़ें हैं वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी एक सही और सरल तरीके से, आधुनिक तरीके से उपयोग होगा। ठीक है, और उपयोग हो तो अर्थव्यवस्था में भी क्या होगा, बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, जब बदलाव देखने को मिलेगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो आधुनिकता है वो कई रूपों में आई, ना कि केवल अंग्रेजों के कारण। यानी कि जो भारत में जो एक आधुनिकता आई वो कई सारे रूपों में आई, जिससे कि हमने पढ़ा कि नए विचार आए, नई तकनीकी आई, नई शिक्षा प्रणाली आई, प्रशासन व्यवस्था आई और अर्थव्यवस्था ये नई तकनीकी प्रणाली के रूप में आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतिहासकार अतीत को कैसे समझते थे। यानी कि जो बड़े बड़े इतिहासकार होते थे वो कैसे समझते थे कि अतीत में क्या हुआ, उसका मापन कैसे करते थे, उसका विश्लेषण कैसे करते थे कि इतिहासकार कि क्या पिछले कई सालों में इतिहास में कई सालों में जो हुआ है वो कैसे हुआ, उसका क्या मापक था। ठीक है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। इतिहासकार अतीत की जानकारी क्या करते, स्रोतों से प्राप्त करते थे। स्रोतों थे, जो इतिहासकार थे वो स्रोतों से प्राप्त करते थे। अब आप सोचेंगे ये स्रोत क्या होता है। स्रोत वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पुराने समय के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। यानी कि जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब ये इतिहासकार जब इसका विश्लेषण करेंगे स्रोत के माध्यम से तो ये देखेंगे ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है, और ये इलेक्ट्रॉनिक पेन ये किस काम आता था। तो वो अपना जो एक इतिहासकार होते तो वो अपना दिमाग लगाएंगे, अच्छा उस समय क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, डिजिटल पेन यूज करते थे। ठीक है, क्या करते थे, डिजिटल पेन यूज करते थे। यानी डिजिटल पेन क्यों यूज करते थे,
पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। तो ये क्या हुआ, ये एक स्रोत का माध्यम हो गया। तो ये स्रोत का माध्यम से जो इतिहासकार लोग थे वो इस चीज़ का मापन करते थे, यानी कि जो पहले लोग थे वो डिजिटल पेन का भी प्रयोग करते थे। तो ये एक स्रोत का माध्यम हो जाता है इतिहासकारों के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हम आते हैं स्रोतों के प्रकार। अब स्रोतों के प्रकार जैसे कि हो गया सरकारी दस्तावेज, नंबर 1 सरकारी दस्तावेज, नंबर 2 कानून, यानी कि जो सरकारी दस्तावेज थे उससे वो विश्लेषण कर लेते थे। जो कानून रहता था उस समय वो उस कानून के माध्यम से पता लगा लेते थे कि जो राजा महाराजा अलग जो इतिहासकार थे वो किस तरीके का कानून का फॉलोअप करते थे, किस तरीके का कानून मानते थे। अब पत्र, जो वो जैसे कि आज के समय में हमारा डिजिटल का ज़माना हो गया, हमें कोई भी संदेश प्राप्त करना है, किसी को संदेश भेजना है तो आज के समय में डिजिटल माध्यम है। लेकिन उस समय क्या हो, पत्र लेखन का माध्यम था, हम एक दूसरे को पत्र के जरिए जवाब देते थे। ठीक है, अब डायरी, जैसे कि डायरी का जो प्रचलन आज भी है, लेकिन आजकल भी वो क्या हो गई, डिजिटल डायरी हो गई कि हम डिजिटल डायरी बना लेते हैं। ठीक है, तो डिजिटल डायरी। अब अखबार पहले भी वो अखबार था जो पेपर में आता था, आज भी वही अखबार है, लेकिन कहीं ना कहीं महत्व तो कम हुआ है। आज भी लोग क्या होता है कि पहले लोग क्या करते थे, जब अखबार आता था तब लोगों को पता होता था कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, अखबार के माध्यम से पता चलता था। लेकिन आज के समय में कोई भी दुर्घटना होती है या कहीं भी कोई ऐसा हादसा या ऐसा कोई दृश्य होता है तो हमें अखबार आने से मोर देन 5 से 10 मिनट लाइव टेलीकास्ट हम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो आज के हम 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस, काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लिखित रिकॉर्ड भी बनाए थे जिनका एक दस्तावेज होता था। ठीक है, अब ये अन्य स्रोत, जैसे कि दो स्रोत और होते थे, जैसे कि अब अन्य स्रोत की बात करें, एक होता था मौखिक, एक होता था भौतिक। मौखिक और भौतिक, जो मौखिक होता था जैसे कि लोकगीत, ठीक है, कहानियाँ, ये क्या हो गए मौखिक, ऐसे लोग सुनते थे, सुनाते थे, पढ़ते थे। भौतिक वो जो परंपराएं होती थी, यानी कि आज के समय में हमारे जो प्रचलन है, जो कहते नहीं कि ये हमारे प्रचलन में, ये हमारी परंपरा है, इस चीज़ को हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये हमारी परंपरा है। तो भौतिक में वो क्या थे, वो जो क्या कौन कौन सी परंपराएं, उस चीज़ को वो इतिहासकार उस चीज़ को लेके जब जानकारी हासिल करते थे तो वो सोचते थे कि ये परंपरा उस समय थी। ठीक है, अब जैसे कि भौतिक स्रोत जो होता था वो होता था जैसे कि इमारतें, किले, सिक्के, मूर्तियाँ, ये हो गए भौतिक स्रोत। यानी कि इमारत से ये पता चलता था, इतिहासकार लोग ये पता करते थे, यानी कि उस समय जो इतिहासकार थे, यानी कि उस समय लोग मकान में रहते थे। ठीक है, मकान में रहते थे, यानी कि इमारतें मिले, किले मिले, बहुत बड़े बड़े किले होते थे जहाँ से सिक्के, यानी कि जो पैसे का जो प्रचलन था, यानी कि जो सिक्का था, यानी कि उस समय सिक्के का प्रयोग होता था। अब जैसे कि मूर्तियाँ, ठीक है, मूर्तियों से ये पता चलता है कि उस समय धार्मिक लोग भी थे, मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, उनकी पूजा भी की जाती थी। तो इतिहासकार लोग इन्हीं स्रोतों से क्या होता है, इतिहास का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें आम लोगों के जीवन की जानकारी, यानी कि जो इतिहासकार जो थे, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, तो जो आम लोग, उनके जीवन की भी जानकारी हमें हासिल होती है। ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड और सर्वेक्षण की बात करें, जो अंग्रेजों ने क्या किया, जो शासन के लिए क्या हुआ, कई रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि भूमि सर्वे करवाया। ठीक है, भूमि सर्वे करवाया, जनगणना करवाया, ठीक है, वन वे सर्वे करवाया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये कई सारे रिकॉर्ड थे, जो भूमि सर्वे करवाया, जनगणना करवाया और वन सर्वे करवाया। भूमि सर्वे किसके पास कितनी ज़मीन है, किसकी जायदाद है, तो वो एक भूमि सर्वे हो गया। ठीक है, जनगणना कराया, जनसंख्या की तुलना, जनसंख्या का एक मापक था जनगणना, कि भारत देश में या इतिहासकाल में कितने लोग रहते थे। तो इन सब स्रोतों से धीरे धीरे क्या होते थे, इतिहासकार लोग पता लगाते थे। ठीक, वन सर्वे करा, यानी कि जंगल का मापक कितना है, कितना जंगल है, कितना जंगल घनत्व है। तो इन सब चीज़ों से एक सरकारी दस्तावेज के रूप में है, जो इतिहासकार आज भी पुराने कई सालों का इतिहास खोजने में जुटे हुए, नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है, जैसे कि कर रिकॉर्ड, यानी कि उस समय टैक्स का भी रिकॉर्ड
ठीक है। जैसे कि कर वसूलना ये एक उद्देश्य था पहले से, ठीक। प्रशासन को नियंत्रित करना, यानी कि जो प्रशासन था उसको नियंत्रित करते थे, उसका जो अधिकार था वो अपने कंट्रोल में रखते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे आर्काइव और म्यूजियम। आर्काइव वो होता था, एक अर्चीव होता है, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो आर्काइव में रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुरक्षित रहते थे। और म्यूजियम में आज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ें आपको आज भी म्यूजियम में रखी हुई मिलेंगी, जो बहुत सालों की पुरानी चीज़ें आपको म्यूजियम में देखने को मिलती हैं, राजा महाराजाओं के समय की। आपकी बहुत सी पुरानी, आप कभी भी किसी म्यूजियम में जाएंगे देखेंगे आपको बहुत सी पुरानी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये कि ऐसे यहाँ पुराने कागज, नक्शे और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखे जाते थे। यानी कि जो आर्काइव और जो म्यूजियम होता था, यहाँ पर पुराने कागज, नक्शे और जो रिकॉर्ड होते थे, ये युद्ध के समय जो बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारे चीज़ें होती जो घटित होती थी, तो उसका जो लेखा जोखा जो रिकॉर्ड होता था वो कहाँ, आर्काइव और म्यूजियम में रखे जाते थे, ठीक है। अब इतिहास लेखन की सीमाएं और निष्कर्ष की हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि इतिहास की कुछ सीमाएं थी, जैसे कि इतिहास की जो सीमाएं थी वो क्या थी। जैसे कि सभी लोगों की कहानी दर्ज नहीं हुई, जो लोग थे उनकी क्या है, उनके लोग की कहानी दर्ज। गरीब, महिलाएं और आदिवासी अक्सर रिकॉर्ड में नहीं रहते थे। यानी कि जो गरीब लोग थे वो क्या है, कहानियों में और रिकॉर्ड में नहीं रहते थे। यानी कि उनका इतना कोई वर्चस्व, कोई इतना मेल मिलाप नहीं रहता था। गरीब ही रहते थे, महिलाएं ही रहती थी, और आदिवासी, इसलिए इनका कोई लेखा जोखा, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता था, ठीक है। इसलिए इतिहासकार को कोई स्रोत का सहारा लेना पड़ता था। जिससे कि इतिहास से हमें ये मिलता है कि अतीत से सीखने का एक मौका मिलता है। कैसे, कब और कहाँ हुआ, इतिहास की बुनियादी को हम क्या करते हैं, समझते हैं। इतिहास केवल शासकों की नहीं, एक जनता की कहानी भी हुआ करती है। तो ये सब हमें क्या होता है, इतिहास से सीखने को मिलता है, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा जो क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फाइनली कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।